हाँ ऑन करें भाई। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे बच्चों। बिस्मिल्लाह पढ़ लें, दुरूशी पढ़ लें, फिर हम आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बिलन व रिज़्क़न तय्यिबा। आगाज़ करते हैं जी। हम जो सी चीज़ आपने पहले से पढ़ रखी है, मैन्युफैक्चरिंग, उम्मीद है आपने इस तरीके से पढ़ा होगा। नहीं भी पढ़ा होगा तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब हमने इस हिसाब से पढ़ना है, अपने आप को इस हिसाब से अंडरस्टैंड करना है ताकि हम इन चीज़ों को फ्यूचर फर्दर स्टडीज़ के अंदर रिलेट कर सकें। ये हमारी एक फैक्ट्री है, कह लें ये बोर्ड एक फैक्ट्री है। फैक्ट्री के अंदर क्या आता है, बोर्ड भी नहीं, ये स्क्रीन हमारी एक फैक्ट्री है। फैक्ट्री के अंदर मटेरियल आता है सबसे पहले। भाई इसमें सही तरह से नज़र आ रहा है ना, कोई कलर का तो इशू नहीं है। चलो तो आप ज़रा जूम कर दो, ठीक है फिर। अच्छा जी, सबसे पहला काम मटेरियल का ख़रीदना है। मटेरियल ख़रीदेंगे तो उसकी पेमेंट वगैरह करेंगे। तो आपकी मुख्तलिफ़ किस्म की एंट्रीज़ हो सकती हैं। ये एक हमारी इन्वेंट्री आ गई, मटेरियल की इन्वेंट्री डेबिट, और कैश क्रेडिट हो सकता है, पेबल क्रेडिट हो सकता है, कोई हमने एडवांस दिया हो मटेरियल के लिए वो क्रेडिट हो सकता है। कुछ यहाँ पर भी जनरल एंट्रीज़ मौजूद हैं हमारे इस कोर्स में। जितनी ये आज डिस्कस होंगी सारी एंट्रीज़ मौजूद हैं। तो पहली एंट्री हमारी हो गई, या आप साथ साथ जो है ना बना लें, ये फ़्लो आपके पास होना चाहिए है। मैं स्लो चलूँगा, लेकिन आप ये वाला जैसे जैसे जो सी चीज़ मैं लिखूँगा, जो सी टिक होगी वो चीज़ आप क्या करेंगे, लिखेंगे, ताकि आपको फ़्लो जो है ना समझ लग सके। आप क्या करें कि भाई मार्कर शार्कर कोई नहीं रखे, अच्छा इधर रखें। आप क्या करें, आप अपने पास अपना एक लेफ़्ट पेज और अपना एक राइट पेज ये खाली छोड़ लें, ताकि इसके ऊपर अच्छा सा दोनों पेजेस के ऊपर फ़्लो बन सके। और उसके बाद तीसरे पेज के ऊपर जनरल एंट्रीज लिख लें। तो बड़ा अच्छा सा आपका ये सिनेरियो और अच्छा सा आपका ये बन जाएगा। मसलन आप कुछ ऐसा काम करेंगे, लेफ़्ट पेज के ऊपर आप ऐसे 3 अकाउंट बना लेंगे, 1 2 और 1 3। फिर लेफ़्ट पेज के ऊपर ही आप या दोनों को मिक्स करके एक अकाउंट बना देंगे। ये अकाउंट बनेगा वर्क इन प्रोसेस का, फिर अकाउंट आ जाएगा एक अदद फिनिश गुड का, फिर एक अदद अकाउंट आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स का। यहाँ तक आपने जाना है। इस तरीके से आप बना लेंगे। ये अकाउंट आप बना लें। एक अकाउंट बनेगा मटेरियल का, एक बनेगा पेरोल का, और एक बनेगा फैक्ट्री ओवरहेड का अकाउंट। फिर वर्क इन प्रोसेस का अकाउंट बनेगा, फिर एक फिनिश्ड गुड की इन्वेंट्री का अकाउंट बनेगा, और फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स का अकाउंट बनेगा। ये आप इस तरीके से प्लानिंग करके ये बना लें। फिर हम आगे बढ़ते हैं।
डन। चलें जी, इधर भाई, इधर कैमरा इधर करें। पहली एंट्री, मटेरियल का ख़रीदना, मटेरियल अकाउंट डेबिट, कैश या पेबल क्रेडिट। एक बीडी की जगह रख लीजिएगा, ये बीडी आपने लिखना है यहाँ पे, एक बीडी होगा एक सीडी होगा इसका। मटेरियल अकाउंट डेबिट और कैश या अकाउंट पेबल क्रेडिट, ये पहली एंट्री होगी हमारी ये। और फिर जाके एंट्री में जाके एंट्री लिखें तीसरे पेज पर, मटेरियल अकाउंट डेबिट, कैश क्रेडिट, पेबल क्रेडिट, या फिर अगर आपने कोई एडवांस दिया हुआ है एडवांस क्रेडिट। ये पहला खर्चा हो गया हमारा जो होना है। दूसरा खर्चा है, हमारे पास लेबर काम कर रही है। क्या कर रही है? लेबर काम कर रही है, हमने उसको सैलरीज वगैरह देनी है। तो हमारी दूसरी एंट्री होगी पेरोल अकाउंट डेबिट, कैश क्रेडिट, पेबल क्रेडिट, या फिर एडवांस टू एम्प्लॉय क्रेडिट। अब हम ये एडवांस टू एम्प्लॉय की कहानी ज़रा समझ लेते हैं। आगे मैं यहाँ पर 2.1 में करके आपको सिखा देता हूँ। एक बंदा है जो आता है, कहता है कि जनाब मुझे पैसे चाहिए, ज़रा मुझे एडवांस सैलरी दे दें। मार्च के महीने में वो अप्रैल की सैलरी भी ले लेता है कुछ पोर्शन। तो हम कहते हैं हमने सैलरी दे दी, एडवांस टू एम्प्लॉय कर दिया, एडवांस टू एम्प्लॉय डेबिट और कैश क्रेडिट। एज्यूमिंग इसकी सैलरी थी ₹30,000 और इसने एडवांस ले लिया हमसे कितना, 40%। तो कितना एडवांस ले लिया इसने, 12,000 इसने एडवांस ले लिया। ये कौन से महीने का एडवांस है, अप्रैल। अब जब अप्रैल की एंट्री करेंगे, अप्रैल में जब आप एंट्री पास कर रहे होंगे, अप्रैल की सैलरी की एंट्री पास करेंगे, तो तब क्या होगा, पेरोल अकाउंट डेबिट कितने से होना था, 30,000 से। ठीक, 12,000 ये बंदा पहले से ले चुका हुआ है, जो कि हम एडजस्ट कर देंगे, एडवांस टू एम्प्लॉय क्रेडिट हो जाएगा। और बाकी का या कैश क्रेडिट हो जाएगा या फिर स्टिल पेएबल आ जाएगा कि बाकी का 18,000 आपने पे करना है। तो ये है एडवांस टू एम्प्लॉय की एडजस्टमेंट किस तरीके से हो सकती है। डन। ये आप इसे कह लें 2.1 इस तरीके से लिखी जा सकती है। ये चीज़ वही है, जस्ट मैंने आपको समझाया कि ये एडवांस टू एम्प्लॉय किस तरीके से डील होता है। इसको भी रफली बना लें अपने पास, जनरल एंट्रीज के साथ करके कहीं पे बना लें।
एडवांस टू एम्प्लॉय की कहानी हो गई, पेरोल की कहानी हो गई। अब आते हैं मज़ीद खर्चाजात। मसलन फैक्ट्री में मटेरियल आ रहा है, मटेरियल का एक खर्चा, उसकी पेमेंट हमने कर ली। फैक्ट्री का दूसरा मेजर खर्चा पेरोल का, वो हमने कर लिया। अब आ जाता है फैक्ट्री का रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, रिपेयर मेंटेनेंस वगैरह, डेप्रीसिएशन वगैरह, इस तरह के खर्चे। अब उनको कैसे डील किया जाएगा? आप रूटीन में क्या एंट्री पास करते होते हैं? रेंट एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट, यही पास करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट, कैश या पेएबल क्रेडिट। आप डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन करते हैं क्या? क्रेडिट। अब आपने सिर्फ और सिर्फ हमारे सब्जेक्ट के अंदर कुछ नहीं करना, सिर्फ इसको काट के क्या लिख देना है? FOH, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, FOH, ये आपकी एंट्री बन गई। समझ लग गई? नॉर्मल खर्चा ही है, फैक्ट्री का है, फैक्ट्री का रेंट है, फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी है, फैक्ट्री का रिपेयर है, फैक्ट्री की पावर है, फैक्ट्री का पेट्रोल है, जो सी भी चीज़ें हैं वो एक्सपेंस की जगह पे क्या लिख देंगे हम? फैक्ट्री ओवरहेड। बाकी दूसरी साइड वही रहेगी। तो ये आपकी एंट्री बन गई, तीसरी एंट्री, फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट, कैश या पेएबल क्रेडिट। तीसरी और चौथी लिख लें और फिर उसके नीचे वो वाली वो बना लीजिएगा वर्किंग जो मैंने आपको बताई अंडरस्टैंडिंग के लिए। फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट, कैश या पेएबल क्रेडिट, और फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। होप सो आपको आराम से समझ लग रही होगी। ये वो वाली चीज़ें हैं जो आप पिछले लेवल पर पढ़ चुके हुए हैं। हाँ, कुछ बच्चे होते हैं जिन्होंने कहते हैं कि खैर है, इसमें से कौन सा पेपर आना है। PRC में तो वैसे भी बड़ी बरकत है, बिस्मिल्लाह पढ़ के CCC ऑप्शन लगा दें, 2-3 तो सही हो ही जाएंगी। ऐसे ही सिखाया ना, चुप करके बिस्मिल्लाह पढ़ के सी लगा दो। अब इसके नीचे आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या करें, ये वाली एंट्रीज लिख लें और साथ काट के उसे FOH कर लें। 3.1 और ये बन रही है 4.1। ये अंडरस्टैंडिंग के लिए, पॉइंट 1 के अंदर सिर्फ अंडरस्टैंडिंग है ये। जितना इजीली लॉजिकली पढ़ लेंगे उतना आसानी हो जाएगी। जस्ट ये वाली एंट्रीज तो हमें आती हैं, सिर्फ क्या करना है, अपना माइंड को स्विच करना है, तो आपकी दूसरी एंट्री भी हो जाएगी। बजाय इसके कि हम रट्टा लगाते बैठे रहें कि जनाब कहाँ पे FOH आना है, कहाँ पे नहीं आना, तो ये मेरा ख्याल है आसान तरीन तरीक़ाकार है। लें जी, ये भी गया। फैक्ट्री में 3 किस्म के खर्चे, एक मटेरियल का खर्चा हो गया, लेबर को पैसे देने वाले सैलरी वगैरह हो गए, और बाकी जितने भी खर्चे हैं वो क्या आने हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स में, वो भी हो गए। 3 किस्म के खर्चे हो गए।
जो आपने इनकर की है। अब कहानी चलती है इनकी एलोकेशन की, आगे ट्रांसफ़र की। कोई प्रोडक्ट सोचें जो आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, एनी प्रोडक्ट, मैं उसकी मिसाल देना शुरू कर दूंगा। शेड केड़ा शेड? टी शर्ट। औखी शायद चूज़ कर लिए। मैंने अब कह दिया था कि यार मैं वही वाली मिसाल दे दूंगा जो आप कहेंगे। अब मुझे यहाँ पे शर्ट बनानी पड़ेगी, अल्लाह करे सही बन जाए। सही, चलो यार, ऐसी किस्म की नहीं होती शर्ट। अच्छा, बाजू नहीं है। लें जनाब, ये आपकी आ गई टी शर्ट। अब आपने मुझे बताना है इसमें कौन कौन सी चीज़ इस्तेमाल होगी। मटेरियल कौन कौन सा लगेगा? कपड़ा, धागा, धागा, कपड़ा, और वो लेबर नहीं, मैं सिर्फ मटेरियल की बात कर रहा हूँ। मटेरियल कौन कौन सा लगेगा इसमें जी? देयर आर बंडल ऑफ थिंग्स कि धागा इसको स्टिच करने के लिए भी लग रहा है, एक आधा धागा यहाँ पर ये टी शर्ट लिखने का भी लग रहा है, मुख्तलिफ किस्म का। आप प्लेन बना लेते हैं? नहीं, औखा कर लो थोड़ा जा। कोई इसके ऊपर एडिडास लिखने का बन रहा है, और देयर आर चांसेस के इसके ऊपर वो कुछ शर्ट्स आती हैं जो प्रिंट होती हैं चीज़ें, तो उसकी प्रिंटिंग कॉस्ट होगी। समहाउ मेजर खर्चा है इसका कपड़े का या धागे का? कपड़े का। कपड़े का। क्या ये शर्ट एक डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है? क्या मैं इसको डायरेक्टली जज कर सकता हूँ कि एक शर्ट बनाने पर 1 मीटर कपड़ा लगना है या आधा मीटर लगना है, डिपेंडिंग ऑन द साइज, एग्जैक्टली पूरे का पूरा, और उसमें से समहाउ कुछ कटिंग के अंदर कुछ कतरें निकल जानी है, वो लॉसेस कह सकते हैं मुझसे। ठीक है जी। तो जो कपड़ा है ये मैं डायरेक्टली इन फुल क्या कर सकता हूं? जज कर सकता हूं कि इस शर्ट पर कितना लगना है। ठीक हो गया। धागे के बारे में क्या ख्याल है? या अगर इसके अंदर बटन्स होते, टी शर्ट में कुछ में बटन्स भी तो होते हैं ना, यहाँ पर जो पोलो शर्ट्स होती हैं उसमें बटन्स होते हैं, तो बटन्स क्या डायरेक्टली आइडेंटिफिएबल होंगे? जी, बटन्स भी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल तो होंगे ना, कि ये 2 लगने हैं या 3 लगने हैं। बटन्स ये भी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल होंगे। पता चल रहे होंगे कि कितने लगने हैं एक शर्ट के ऊपर। धागे के बारे में क्या ख्याल है? धागे का एग्जैक्टली पता चल जाएगा कितना लगना है। काफ़ी हद तक पता लग जाएगा, और एग्जैक्टली आइडेंटिफिएबल सम और चांसेस हो भी सकते हैं कि ना लगे। चलें, हम कहते हैं धागे का भी पता चल जाएगा। एक और मटेरियल मैं लिखने लगा हूं। क्या जो मशीन्स हैं, मशीन की ऑयलिंग जो करनी होगी, ऑयल जो लगाना होगा उसको, क्या वो शर्ट के साथ डायरेक्टली एट्रीब्यूट हो सकेगा कि एक शर्ट पे इतना ऑयल लगेगा? No. लगना है, खर्चा होना है मटेरियल ही है, एक किस्म का क्या मटेरियल ही। ये डायरेक्टली नहीं आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक शर्ट पर कितना लगना है, एक प्रोडक्ट पर कितना लगना है। ठीक हो गया। तो ये वाले जो मटेरियल होंगे जो डायरेक्टली आइडेंटिफाई विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट होंगे, ये होंगे आपके डायरेक्ट मटेरियल, जिसे हम स्टैंड्स फॉर करेंगे DM।
और एक होगा जो नॉट आइडेंटिफिएबल इन फुल होगा। विद रिस्पेक्ट टू द प्रोडक्ट, इसको क्या बोल देंगे हम? इन डायरेक्ट मटेरियल, जिसमें आईडीएम बोल दूंगा, इनडायरेक्ट मटेरियल। बात समझ लग गई? मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल में फ़र्क किसी ने नहीं भी पढ़ा हुआ तो मेरा ख्याल अब उसको समझ लग गई होगी। एक ज़माना था जब हम इन्हीं मिसालों के ज़रिए बच्चों को समझा देते थे, उन्होंने पहले कुछ भी नहीं पढ़ा होता था इस जैसी चीज़ें। तो डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल का आपको पता चल गया कि कौन कौन से होते हैं। अब इनकी ट्रांसफ़र को देखते हैं। जो डायरेक्ट मटेरियल है और जो इनडायरेक्ट मटेरियल है, ये दोनों जेन्युइनली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ही रहे होंगे कि स्टोर से निकले, जहाँ पे पड़े हुए हैं वहाँ से निकाल के जहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है वहाँ पर भेज दिए फिजिकली। लेकिन अकाउंटिंग पर्पस के लिए जो डायरेक्ट मटेरियल है उसने शिफ्ट करना है वर्क इन प्रोसेस अकाउंट को। यहाँ से निकलेगा और यहाँ पर जाएगा। बनाएं जी यारो, और एंट्री खुद ब खुद बन गई, 5 नंबर एंट्री। डायरेक्ट मटेरियल इशू जब होगा तो जाएगा वर्क इन प्रोसेस में, WIP डेबिट और मटेरियल अकाउंट क्रेडिट। अच्छा, अगली चीज़ एक और, PRC लेवल पर बहुत ज़्यादा मसले मसाइल रट्टे लगाने के काफ़ी थे। यहाँ पर ऐसा कोई टेंशन नहीं है, ये CM में है। CMA में आपका फॉर्मेट इस तरीके से दिल करे इस तरह से कर दो, स्टेटमेंट फॉर्म में दिल करे स्टेटमेंट फॉर्म में कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ना, आंसर सही आने चाहिए। फॉर्मेट डजेंट मैटर ओवर हेयर अनलेस एंड अनटिल कि किसी चीज़ का फॉर्मेट हो। फॉर्मेट अपनी आसानी के लिए होंगे, जैसे ये एक फॉर्मेट है, पूरा एक फ्लो है, ये अपनी आसानी के लिए है। अब अगर मैं जस्ट आपके साथ एंट्रीज लिख दूं सारी की सारी कि ये वाली एंट्रीज हैं, तो अंडरस्टैंडिंग नहीं होनी। ऑन अदर हैंड मैं ये वाला चार्ट सिर्फ बना दूं तो आप बहुत अच्छा सा अंडरस्टैंड कर जाएंगे और एंट्रीज खुद ब खुद बन जाएंगी। ठीक हो गया? तो ये डायरेक्ट मटेरियल निकला और कहाँ पे चला गया? WIP में। WIP डेबिट, मटेरियल अकाउंट क्रेडिट, या हमने डायरेक्ट मटेरियल लिखा। WIP डेबिट, मटेरियल अकाउंट क्रेडिट। अब कहानी आती है जो आपका इशू हुआ इनडायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट मटेरियल निकलेगा और ये बनेगा आपका फैक्ट्री ओवरहेड का हिस्सा। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड, कहाँ से निकलेगा? ये यहाँ से निकलेगा।
इशू हो गया। जो ही इशू होगा हमने एंट्री क्या बनानी है, हमने कहना है कि ये इनडायरेक्ट मटेरियल है, फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट और FOH फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट और मटेरियल अकाउंट क्रेडिट। ये वाली एंट्रीज लिख ली थी आपने, कैश और एक्यूमुलेटेड एफिशिएंट की 3 और 4, ये 3 नंबर है, ये 4 नंबर है। अब हम जाके इस एंट्री को भी हाईलाइट कर लेते हैं। 6 नंबर एंट्री बन गई आपकी, फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट और मटेरियल अकाउंट क्रेडिट, इनडायरेक्ट मटेरियल इशू हुआ। लेबर पर आते हैं जी। लेबर कितनी किस्म की हो सकती है? लेबर भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हो सकती है, बिल्कुल ठीक है जी। आप तो माशाल्लाह से पढ़े लिखे बच्चे हैं, इस मामले में तो अभी तक तो चीज़ें पता है आपको। एक है डायरेक्ट लेबर और एक है इनडायरेक्ट लेबर। कोई मिसालें? डायरेक्ट लेबर में कौन आएगा और इनडायरेक्ट लेबर में कौन आएगा? डायरेक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं प्रोडक्ट को, वो डायरेक्ट लेबर का पार्ट बन जाएगी। और जिस तरह कोई सुपरवाइजर है, कोई सिक्योरिटी गार्ड की, कोई उसकी वेयर हाउस कीपर है, तो ये इनडायरेक्ट के। बिल्कुल ठीक है जी। डायरेक्ट लेबर वो होगी जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, जो बंदे मैन्युफैक्चरिंग में डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। जो बना रहे हैं चीज़, ये वो बंदे आएंगे। फैक्ट्री के वर्कर, ठीक हो गया। इनडायरेक्ट में जैसे सुपरवाइज़र हो गया, जैसे स्टोर का कीपर हो गया, इस तरह के बंदे जो इन्वॉल्व डायरेक्टली नहीं हैं, इनडायरेक्टली फैक्ट्री में मौजूद हैं और किसी ना किसी जगह पर उनका किरदार मौजूद है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, तो वो आपके इनडायरेक्ट लेबर हो जाएगी। अब जो पैसे फैक्ट्री के डायरेक्ट वर्कर्स को जाएंगे, वो तो चुप करके उठेंगे और यहाँ से निकलेंगे और पहुँच जाएंगे वर्क इन प्रोसेस अकाउंट में। WIP डेबिट, पेरोल अकाउंट क्रेडिट।
होप सो ये एंट्रीज पड़ी हुई है ना, सारी की सारी मौजूद हैं वहाँ पर भी। कुछ लोग एंट्रीज पढ़कर फिर क्या नाम है वो एक छोटा सा चार्ट बना हुआ है बुक के अंदर, वो देख लेते हैं, कुछ इसी तरीके से शायद करते होंगे। जी चलें जी, तो ये आपकी हो गई 7 नंबर एंट्री। और 8 नंबर एंट्री के अंदर हमारी इनडायरेक्ट लेबर जो होगी वो भले वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम कर रही होगी, लेकिन ये निकलेगी और किधर चली जाएगी, इसके पैसे चले जाएंगे आपके फैक्ट्री ओवरहेड्स में। फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट, पेरोल अकाउंट क्रेडिट। एंट्रीज पढ़ लेते हैं जी। 7 नंबर एंट्री WIP डेबिट, पेरोल अकाउंट क्रेडिट। 8 नंबर एंट्री FOH डेबिट और पेरोल अकाउंट क्रेडिट। एक डायरेक्ट लेबर की और एक इनडायरेक्ट लेबर की। लें जी, अब आपके पास वर्क इन प्रोसेस में 3 किस्म के खर्चे इकट्ठे हो चुके हुए हैं, नहीं 2 किस्म के खर्चे, एक डायरेक्ट मटेरियल और एक डायरेक्ट लेबर। बस अभी 2 किस्म के खर्चे आए हैं, अभी तीसरी किस्म का खर्चा नहीं आया, फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा भी नहीं आया। अभी हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड के खर्चे बन रहे हैं। अब इसकी थोड़ी सी लॉजिक,
जो मटेरियल है वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, हमें पता है कि जी एक शर्ट पर कितना लगना है। लेबर का हमें पता है कि जी एक शर्ट बनाने पर कितनी लेबर लग जानी है, ये दोनों चीज़ें हमें पता है। फैक्ट्री ओवरहेड क्या इसका पता है? कुछ कुछ पता है, कुछ कुछ नहीं पता। अब मैं उसकी चीज़ थोड़ी सी आपको समझाने लगा हूँ। एक महीना कितने दिनों का होता है? 30 दिन का। ये आपके आ गए 30 डेज। आपके पास एक शर्ट्स की जॉब आई कि ये जॉब बनानी है, और आपने वो वाला काम 10 दिन में करके दे दिया, 10 डेज। अब आपको पता है 10 दिन में कितना एफर्ट लगा? दस दिन में कितना एफर्ट लगा? रेंट चलो मैं कह सकता हूँ कि जी फिक्स है, मुझे पता है कि 10 दिन का रेंट कितना बनता है, उसको मैंने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जितनी बनाई उससे डिवाइड कर सकता हूँ। इलेक्ट्रिसिटी का क्या है? बिल कब आना है? 30 दिन बाद भी अगले महीने में जाके कोई 5-6 तारीख को, उससे पहले बिल नहीं आना। तो उसका भी पता एग्जैक्टली बाद में पता चलेगा कि एक्चुअल खर्चा कितना है। चलें एक दो मिसालें और ले लेते हैं। कुछ ऐसे खर्चे जो हम एस्टिमेशन में भी नहीं ला सकते। इलेक्ट्रिसिटी तो फिर एस्टिमेशन में लाई जा सकती थी ना। आप जा रहे हैं सड़क के ऊपर बाइक पर, बाइक में कील लग जाता है, क्या पहले से एस्टिमेट किया हुआ है महीने में 3 कील लगेंगे? नहीं। ठीक। फैक्ट्री के अंदर एक मशीन चल रही है और मशीन एकदम से बंद हो जाती है, ख़राब हो जाती है। क्या रिपेयर का पहले से ही, इस किस्म की रिपेयर का कोई पहले से एस्टीमेट किया? नहीं। ठीक। घर में आप बैठे हैं, साथ आपका छोटा सा भांजा बैठा है, आप बैठे कार्टून देख रहे हैं उसके साथ बैठे, और आपको बुलावा आता है अम्मी का, आप उसको कहते हैं तुम लैपटॉप पे बैठो, मैं आता हूँ या आती हूँ। अब वो जनाब साहब कार्टून देखते देखते लैपटॉप पे चढ़ के बैठ जाते हैं, हाथ में उनके साथ पास पड़ा हुआ है जूस, वो जूस भी पकड़ लेते हैं और बैठ के एंजॉय करते हैं, और जूस उठा के डाल देते हैं लैपटॉप में। और आपने पहले से क्या एस्टीमेट किया है कि जनाब आपको एक दफ़ा इसकी क्या करवानी पड़ जाएगी? रिपेयर करानी पड़ जाएगी। कुछ एस्टीमेशन ऐसी होती हैं जो पता ही नहीं है खर्चे हो जाएंगे एक्चुअल में, जो कि पहले से एस्टीमेशन में भी नहीं आने। ठीक, बात समझ लग गई होगी थोड़ी सी आपको। अब ये वाले 10 दिन में जो जॉब ख़त्म हो गई है, क्या इन पर कुछ एलोकेट करने हैं खर्चे? यस, ओबियसली करने हैं, किसी ना किसी बेसिस के ऊपर करने हैं। वो बेसिस हम 1-2 दिनों में पढ़ेंगे। समहाउ हम एक प्री डिटरमिन्ड रेट बना लेते हैं, इसको पीआरसी लेवल पर तो प्री डिटरमिन्ड रेट ही शायद बोला जा रहा है, या फिर एब्जॉर्प्शन रेट इसे बोला जाता है। और हम यहाँ पर इसे बस OAR लिख लेते हैं, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। यहाँ पे इतनी लंबा नाम नहीं बोलते, हम चुप करके क्या बोलते हैं? ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। एक अदद रेट बना लेते हैं। हम एस्टीमेट लगाते हैं बजटेड FOH, बजटेड फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड यूनिट्स। ये एक बेस है यूनिट्स, इसके अलावा कोई 4-5 बेसिस हैं जिनकी बेसिस पे क्या हो सकती है? एब्जॉर्प्शन हो सकती है। समहाउ हमने अंदाज़ा लगाया कि खर्चे हमारे हैं 5 लाख रुपया होंगे,
कितने खर्चे होंगे जी? 5 लाख के खर्चे होंगे पूरे महीने में, और 2000 यूनिट्स हम बना जाएंगे। तो रेट बन गया 300 रुपये आ जाएगा, आई थिंक सो, या नहीं? कितना बनता है? 250। लें जी, ये 250 पर यूनिट आ गया। या आपने अंदाज़ा लगाया और कर दिया काम। अब आपके पास जॉब 50 यूनिट्स की आई है, वो आपने 50 यूनिट्स कंप्लीट कर दिए हैं, या आपके पास जॉब 500 यूनिट्स की आई है, 500 यूनिट्स आपने कंप्लीट कर लिए हुए हैं। तो अब आप को इसका मटेरियल का पता होगा, आपको इसकी लेबर का भी पता होगा, आपको वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स का भी पता होगा। वेरिएबल और फिक्स की कहानी भी डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल एंड फिक्स्ड? वेरी जो यूनिट्स के बढ़ने से बढ़ जाएंगे, यूनिट्स के कम होने से कम हो जाएंगे। और फिक्स यूनिट्स जितने मर्जी बढ़ जाएं, यूनिट्स जितने मर्जी कम हो जाएं, वो खर्चा होना ही होना है। तो जो वेरिएबल खर्चे हैं वो तो वेरी करेंगे यूनिट्स के बढ़ने से। इसके साथ ना रुपीस लिखते हैं हम। क्या लिखते हैं जी? रुपीस। और यहां पर भी लिख लेते हैं रुपीस। और ये रुपीस पर यूनिट है, और ये पर बड़ा ही इंपॉर्टेंट है सीएमए में। ओढ़ने के लिए भी पर बड़े ज़रूरी हैं, और यहाँ पर सीएमए में ये वाला पर बड़ा ज़रूरी है। ये देखना बड़ा ज़रूरी है ये किस बेसिस के ऊपर मौजूद है ये रेट। ₹5 लाख 2000 यूनिट्स 250 रुपये के हिसाब से हमने क्या करना है? एब्जॉर्ब करना है। अब हमने कुछ यूनिट्स बनाए, अब एक्चुअल खर्चा कितना अज्यूम किया जाए? बजटेड मैंने अज्यूम कर दिया 5 लाख, और आपने एक्चुअल कुछ अज्यूम करके मुझे बता देना। वो कम भी आप अज्यूम करवा सकते हैं और ज़्यादा भी अज्यूम करवा सकते हैं। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ यार, कोई तो रिलेशन रखो यार, कोई नेड़े तेड़े की गल करो ना। नहीं, फिक्स खर्चा है, फिक्स खर्चा है, कुछ थोड़ा सा ज़्यादा थोड़ा सा कम। ये नहीं कि जी हमारी एस्टिमेशन कोई बिल्कुल ही ख़राब कर दें आप। 50,000 ऊपर कर लेते, चले आपने कहा 50,000 ऊपर कर लेते हैं। 5,50,000 आपका एक्चुअल खर्चा हो गया जी। लेफ्ट साइड पर एफओएच की लेफ्ट साइड पर क्या कौन से खर्चे आ रहे हैं? एक्चुअल वाले। कैश, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इनडायरेक्ट मटेरियल इशू आए, इनडायरेक्ट लेबर आई। एक्चुअल खर्चे आए टोटल 5,50,000। अब कोई अजम्पशन ये भी ले लें, आपने कहा ज़्यादा काम कर लिया होगा, तो कुछ थोड़े से यूनिट्स भी ज़्यादा बना लें कि कितने बने हैं। 2000 एस्टीमेट किया था, अब आपकी बात के ऊपर ही मैं आगे चल रहा हूँ। कुछ यूनिट्स कुछ अज्यूम कर लें, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं है जी। 2200 मैच ही ना कर दो, अबे मैच हो जाएगा, मुझे लगता है काम गड़बड़ हो जाएगी कुछ और जी। नहीं नहीं, एग्जैक्ट एज्यूम थोड़ी करने कि हिट ही हो जाए। मैं 2100 एज्यूम कर रहा हूँ जी। कितने एज्यूम कर रहा हूँ? 2100 यूनिट्स बना दिया आपने पूरे महीने में, और 250 का रेट था पर यूनिट। कितना एब्जॉर्ब हो जाएगा?
525,000। अब आपने 5,25,000 का खर्चा प्रोडक्ट का पार्ट बनाना है। इतना पूरे महीने में जैसे जैसे यूनिट्स बनते जाएंगे, 100 यूनिट्स बनेंगे, ज़रा 250 ट्रांसफ़र कर देंगे, फिर अगले 100 बनेंगे, फिर ट्रांसफ़र कर देंगे, उससे अगले 50 बनेंगे, वो ट्रांसफ़र कर देंगे। पूरे महीने में 2100 बनाए, वो वैल्यू ट्रांसफ़र होगी। WIP डेबिट, FOH क्रेडिट। FOH एब्जॉर्ब की एंट्री क्या हो जाएगी जी? 5,25,000 यहाँ पर आएगा खर्चा। एस्टिमेटेड बेसिस पर। एब्जॉर्ब्ड की एंट्री क्या हो जाएगी जी? WIP डेबिट और FOH क्रेडिट। क्लियर हो गया जी? 9 नंबर एंट्री आपकी आ गई, आपने करवा दिया इसको एब्जॉर्ब। WIP डेबिट, FOH क्रेडिट, FOH एब्जॉर्ब की एंट्री आ गई। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब आपने थोड़ा सा मुझे समझाना है और मैंने आपको समझाना है। ये बताएं कि वर्क इन प्रोसेस में कितने खर्चे इकट्ठे हो जाएंगे? मटेरियल का, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा तो वो डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा। अगर कोई डायरेक्ट एक्सपेंस हो, ये डायरेक्ट एक्सपेंस कौन सा हो सकता है? कोई मिसाल? गुड, प्रिंटिंग कॉस्ट से मिसाल याद आ गई जी, रिलेट बन गई। हम जो शर्ट्स बनाते थे रूटीन में, हमारा काम नहीं था कि हम कोई शर्ट बनाते हैं जिसके ऊपर प्रिंट करते हैं, कोई ऐसी काम हमारा रूटीन का नहीं है। अब हमें जो ऑर्डर आया है उसके अंदर ज़बरदस्ती उन्होंने कहा नहीं, हमें इसके ऊपर अच्छी प्रिंटिंग चाहिए, अगर आपकी अच्छी प्रिंटिंग नहीं होगी ना तो हमने वापस कर दें। आपने थोड़ी सी सर्च की, आपने कहा इसके लिए तो मशीन ही लेनी पड़ेगी, और अगर हम इसको आउटसोर्स करते हैं तो वो काम अच्छा नहीं कर दे रहे आपकी इलाके के अंदर। आप एक ऐसा करते हैं, इसकी मशीनरी जो है ना वो लेते हैं हम रेंट पर। नियर बाय फैक्ट्री है एक जो ये काम करती है, उससे मशीनरी रेंट पे ले लेते हैं। आपने वो मशीनरी रेंट पर ले ली और क्या किया,
प्रोडक्शन के लिए, उस बैच के बनाने के लिए, उस ऑर्डर को बनाने के लिए जस्ट मशीनरी ली, रेंट दिया, जो ही वो वाला काम हुआ वो मशीनरी वापस कर दी। बजाय से कि आप नई मशीनरी खरीदते, आपने क्या किया है, रेंट पे मशीनरी दी है। क्या ये इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए डायरेक्टली रिलेट कर रही है? विद रिस्पेक्ट टू दीज प्रोडक्ट आइडेंटिफाई हो सकती है इन फुल, इट मीन्स इट इज़ अ डायरेक्ट एक्सपेंस, इट मीन्स इट इज़ अ डायरेक्ट एक्सपेंस। तो मिसाल डायरेक्ट एक्सपेंस की आप लिख सकते हैं रेंट ऑफ अ मशीनरी। इसकी एंट्री अगर हम बनाएं तो ये चुप करके WIP डेबिट और कैश क्रेडिट हो जाएगी। डायरेक्ट एक्सपेंस, इसको मैंने नंबर कोई नहीं दिया हुआ, जस्ट आप नॉलेज के लिए लिख लें। वेरी रेयर खर्चा है, बहुत कम ये खर्चा एड अप होता है। इन रूटीन खर्चा ये वाला पेपर के अंदर शामिल नहीं होता, बट शुड हैव नॉलेज। तो 3 किस्म के मेजर खर्चे आपके क्या हो गए हैं, आ गए हैं। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड, एब्जॉर्ब। ये तीनों ही खर्चे इकट्ठे होके बन जाएगी जो सी चीज़ आपने बनानी है उसकी प्रोडक्ट की कॉस्ट। और प्रोडक्ट की कॉस्ट को हम बोल देते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। क्या बोल देते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। इसको शॉर्ट में लिख देते होते हैं COGM, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। तो इसके अंदर क्या क्या कुछ आ जाएगा? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड और फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्ब। ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। नेक्स्ट क्या कहानी है जी? चीज़ें बन गई तो एंट्री क्या बन जाएगी? फिनिश गुड डेबिट, WIP क्रेडिट। वैल्यू किस वैल्यू के ऊपर? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की वैल्यू पर। दस नंबर एंट्री क्या हो जाएगी जी? 10 नंबर एंट्री हो जाएगी आपकी फिनिश गुड डेबिट और WIP क्रेडिट। चीज़ें बन गई।
11.1। फाइनेंशियल अकाउंटिंग थी तो हम 2 एंट्रीज पास करते थे सेल जब चीज़ें करते थे, कैश या डेटर डेबिट और सेल्स क्रेडिट, ये होती थी सेल वैल्यू पर, और दूसरी एंट्री पास होती थी कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंटरी क्रेडिट। अब इन्वेंटरी फिनिश गुड आ जाएगी, चीज़ें मैन्युफैक्चर हो गई। नन ये किस पे होती थी? अपनी कॉस्ट पर। क्या अब हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं? अब हमारा एम्फेसिस किस चीज़ के ऊपर है? किस पे ऊपर है? प्रोडक्ट की कॉस्ट के ऊपर है। हमारा सरोकार नहीं है इस सब्जेक्ट के अंदर प्रॉफिट क्या कमा रहे हैं एक्चुअल में, ठीक। टारगेट प्रॉफिट्स कितने होने चाहिए, इस तरह की बातें जरूर पढ़ेंगे। एक्चुअल प्रॉफिट की कहानियां या इस तरह से वैल्यूज का निकालना हमारा डायरेक्टली एम्फेसिस में शामिल नहीं है। हमारा एम्फेसिस है कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट, क्या बन रही है। तो फिर ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग की ये वाली एंट्री हम यहाँ पर कॉस्ट काउंटिंग में नहीं करेंगे, ठीक है। हमें एंट्री आ जाएगी, चुप करके हमें एक ही एंट्री पास करेंगे सीएमए में। कौन सी? कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। ठीक है, बात समझ लग गई? हाँ, अगर FAR 1 में मुझे यही वाली चीज आ जाती है तो मैं ये दोनों पास कर रहा हूँ। CMA में आ जाती है, मैं सिर्फ ये वाली पास करूंगा। सब्जेक्ट की नीड के मुताबिक, और सब्जेक्ट को देखना है कौन सा सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं। तो ये हमारी एंट्री हो गई 11 नंबर एंट्री, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और फिनिश गुड क्रेडिट। ठीक है बेटा, बात क्लियर हो गई? मेरा ख्याल एंट्री समझने में कोई मुश्किल नहीं होगी, और मुझे समझाने में भी मुश्किल नहीं आई, क्योंकि आपने पहले से पढ़ी हुई है माशाल्लाह से। अंडर ओवर का कॉन्सेप्ट क्या होता है? अंडर एब्जॉर्ब्ड, ओवर एब्जॉर्ब्ड का कॉन्सेप्ट जी? एक्चुअल और बजटेड में डिफरेंस, एब्जॉर्ब्ड में डिफरेंस। मैंने पूछा एक्चुअल, अंडर एब्जॉर्ब्ड और ओवर एब्जॉर्ब्ड का लफ्ज समझना है। क्या समझना है? एब्जॉर्ब्ड बजटेड साइड पर हो जाता है। डन। तो बजटेड इस क्वेश्चन में कितना था? 5 लाख। 5 लाख। एक्चुअल कितना हुआ? 5 लाख। और एब्जॉर्ब कितना हुआ? तीनों चीजें डिफरेंस हो गई। डिफरेंस किस किस का आना है? इन दो। ठीक है। अच्छा, अब आपने मुझे ये बताना है कि ये वाला खर्चा जो यहां पर हमने प्रोडक्ट का पार्ट बनाया है, ये यहां से किधर किधर जाएगा? क्या ये वाला खर्चा 5.25 यहां से चलेगा, यहां पर पहुंचेगा, यहां से चलेगा यहां पे पहुंचेगा? ये फिनिश गुड का पार्ट बनेगा? नहीं बनेगा। ये बन गया पार्ट। ये वाला खर्चा क्या फिर अल्टीमेटली फिनिश गुड का पार्ट बन गया? यहां पे पहुंचेगा? क्या यहां से पहुंचकर फिर अल्टीमेटली कॉस्ट ऑफ सेल में यहां पर पहुंच जाएगा? खर्चा कौन सा पहुंचेगा यहां पे? एब्जॉर्ब वाला। कौन सा? एब्जॉर्ब वाला। कितना खर्चा यहां पर? सिर्फ FOH की बात कर रहा हूं। यहां पर जनरली मटेरियल लेबर दोनों आए होंगे, लेकिन मुझे अंडर एब्जॉर्ब सिर्फ समझाना है। तो यहां पर कितना खर्चा आएगा? 5,25,000।
खर्चा एक्चुअल में बनना कितना चाहिए? एक्चुअल खर्चा 5,50,000 बनना चाहिए। यहां पर मेरा अल्टीमेटली सौकी में जो खर्चा जाना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस में खर्चा जाना चाहिए, वो 5,50,000 जाना चाहिए, जो कि नहीं जा रहा। कितना आया है? 5,25,000। कम आया ज़्यादा आया? कम आया। इट इज़ अंडर एब्जॉर्ब। जब खर्चा कम है तो खर्चे को क्या कर दो? मजीद बढ़ा दो। सोचना है इस एंट्री से, कॉस्ट ऑफ सेल से आपने सोचना है, खर्चे को मजीद बढ़ाना है। क्या सोचेंगे? कॉस्ट ऑफ सेल्स मजीद बढ़ा दो, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट कर। और दूसरा कौन सा ऐड करेगा? FOH। प्रोडक्ट कॉस्ट का पार्ट्स एक्चुअल खर्चा था 5,50,000, एब्जॉर्ब किया आपने 5,25,000, आपका हो गया अंडर एब्जॉर्ब्ड 25,000। आप एंट्री बना देंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और FOH क्रेडिट। एंट्री की लॉजिक समझ लग गई? होप सो। तो ये 12 नंबर एंट्री आपकी ये बन गई, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और FOH क्रेडिट। कम एब्जॉर्ब हुए, एक्चुअल से कम थे, एब्जॉर्ब कम हुए, तो आपने कहा कि ये क्या हो गए हैं? अंडर एब्जॉर्ब्ड हो गए हैं। ये आपने अज्यूम किए थे 2100 यूनिट्स ज़रब 250 के हिसाब से। अगर इसके अपोजिट हुआ होता तो फिर क्या होना था कि हमने यूनिट्स बड़े ढेर सारे बना लिए होते। 5,50,000 यूनिट्स बना लिए होते। तो 5,50,000 तो एक्चुअल खर्चा है, यूनिट्स आपने 2100 की बजाय 2300 बना दिया होता, फिर क्या हो जाना था? नहीं यार 2300 नहीं रखते, इससे फिर 25,000 का ही फ़र्क आ जाएगा। मुझे चिढ़ है एक चीज़ से जो एग्जैक्टली सेम आ जाए। मैं जब पढ़ा करता था तो एक टीचर ने किया क्या, चीज़ समझाने के लिए उसने कहा 50% 50%, 50-50। अब बाद में जब उठाकर देखो कोई चीज़ रिलेशन, तो अब 50 कौन से वाला 50 है। मैंने तब सोचा कि यार जब मैंने टीचिंग करनी है ना, मैंने सेम कोशिश रखनी है, सेम चीज़ नहीं रखनी। तो जब भी क्लास के अंदर कोई इस किस्म की चीज़ हो और मैं चेंज कर दूं, उससे आपने घबराना नहीं है, वो आपके लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छी होगी। 2350 यूनिट्स, हाँ अब ये फ़र्क आ गया। 5875 हैं 587-500, ठीक है जी। अब आ गया आपका 37,500 का ओवर एब्जॉर्ब्ड, ज़्यादा हो गया। अब अगर ये वाला कहानी होगी तो फिर यहाँ पर कितनी लिखा के जाएगा? 587500,
यहाँ पर क्या जाएगा 587500, अल्टीमेटली कॉस्ट ऑफ सेल्स में कितना चला जाएगा 587500। तो ये ओवर एब्जॉर्ब्ड हो गया है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कम करना पड़ेगा। खर्चा ज़्यादा चला गया है, 37,500 से 37,500 से आप क्या कर देंगे, खर्चे को कम कर देंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स को कर देंगे क्रेडिट और एफओएच को कर देंगे डेबिट। एफओएच डेबिट होगा यहाँ पर 37,500 से, तो फिर होगा ये कि ये 13 नंबर एंट्री आ गई, 8 नंबर एंट्री गलत जगह पे लिखी हुई है। अब आपकी ये डेबिट ये क्रेडिट आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तो अब आपकी एंट्री 13 नंबर एंट्री ओवर एब्जॉर्ब्ड की हो गई। क्या करना है, खर्चे को कम करना है। खर्चे को कम करना है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स को करो क्रेडिट और एफओएच को करो डेबिट 37,500 से। दैट्स ऑल द गेम। और ये आपका पूरे का पूरा क्या हो गया, एक छोटा सा ट्री बन गया, जो कि अब आपके पास भी बन चुका हुआ है आपकी रजिस्टर के ऊपर, विद जर्नल एंट्रीज, विद फुल फ्लो, विद अंडरस्टैंडिंग माशाल्लाह से। और होमवर्क यहाँ कहीं पे मैंने लिखा हुआ था छुपा के। क्या करना है जी, आपने इसी को ही रिपीट करना है, पूरे फॉर्मेट को एक दफ़ा बैठ के जस्ट फॉर्मेट को रिपीट कर ले। जर्नल एंट्रीज खुद बेशक ना लिखें, सिर्फ क्या करें, टी अकाउंट बनाएं, टी अकाउंट के अंदर ही जर्नल एंट्रीज होती हैं। एक दफ़ा फॉर्मेट को फ्लो कर लेंगे, उसी फॉर्मेट को कल यूज़ कर लेंगे। जो दूसरा आपने बनाया होगा, एक पास पेपर पकड़ेंगे इसका और वो पास पेपर कर लेंगे। ठीक, टेंशन तो नहीं होगी ना आपको, घर में बैठे एक दफ़ा कर लेंगे, आपके ज़हनों में ज़्यादा अच्छा बैठा होगा। और फिर उसी फॉर्मेट को, मेरे पास तो बना ही हुआ है ना फॉर्मेट, मैं भी इसी को यूज़ कर लूँगा। आप एक दफ़ा दोबारा से जो लिखेंगे उसको यूज़ करके उसके अंदर चीज़ें फिट करेंगे, एक पास पेपर हो जाएगा। एक आधा पास पेपर और आपको दे दूँगा, आपका आधा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। सर ये तो वैसे हमने कॉस्ट ऑफ सेल्स में एडजस्टमेंट किया है, लेकिन अगर हम फाइनेंशियल तौर पे देखा जाए तो क्या ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर भी इसको एडजस्ट किया जा सकता है? सिर्फ फाइनेंशियल काउंटिंग नहीं, कॉस्ट काउंटिंग में भी दो ऑप्शंस हैं, दोनों में कर सकते हैं। नहीं, जनरल एडजस्टमेंट कॉस्ट ऑफ सेल्स में, प्रॉफिट एंड लॉस में जीपी के बाद एडजस्टमेंट जो है ये एग्जामिनर बोलेगा तो फिर करना है। क्वेश्चन साइलेंट है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में एडजस्टमेंट होनी है। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, कुछ नहीं बोला, उसने जस्ट कहा है अंडर ओवर एब्जॉर्ब की एंट्रीज पास करो, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स होगी। इसकी बात मैंने खुद नहीं की थी, ये वाली बात आगे जाके आनी थी। अभी सिर्फ क्या है, जो जेन्युइन काम है मैंने सिर्फ वो पढ़ा है। अभी कल इसके अंदर 2-3 एंट्रीज मजीद आ जाएंगी, लॉसेस की एंट्रीज दरमियान में आ जाएंगी, लेकिन वो रूटीन की चीज़ नहीं है, मैंने वो डिस्कस नहीं की। वो कल वो भी आ जाएगी, इसके अंदर दरमियान में कूद पड़ेगी 1-2 एंट्रीज लॉसेस से रिलेटेड, या कोई और एडजस्टमेंट आ जाएगी, तो वो इंशाल्लाह कल देखेंगे। कल हमारा ये आधा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ये छोटा सा चैप्टर ही है, मैं इसे पहले वैसे ही इन्वेंट्री में गिना करता था, अब मैं इसे इन्वेंट्री में नहीं गिन रहा, आपको अलग से चैप्टर बताऊंगा। ये आधा चैप्टर हो गया। 2 नाम आपने सुने हुए हैं, इसके ऊपर लिख लें। 2 नाम आपने सुने हुए हैं, इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरलॉकिंग अकाउंटिंग सिस्टम। दिस इज व्हाट यू हैव डन, इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम। जो आपने पहले से पढ़ा हुआ है वो इंटीग्रेटेड ही पढ़ा हुआ है। ये क्या है जी, इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम, ये आप अपने पास लिख लें। और कह सकते हैं कि हमारा आगाज़ भी इसी से हो रहा है, और दरमियान में कभी वक्त मिला ना तो दरमियान में एक लेक्चर में इंटरलॉकिंग समझा के ख़त्म कर देंगे कहानी। अभी नहीं करना,
अभी पूरा CMA पढ़ेंगे 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 और एंड पर जाके कोई एक आधे लेक्चर के अंदर एक पास पेपर या कोई एक क्वेश्चन मैंने करवाना है बस, तो आपका ये वाला चैप्टर फिर तब कंप्लीट हो जाएगा। कह सकते हैं एक स्टार्ट के ऊपर पहले दिन और एक आखिरी दिन, इस तरीके से। या दरमियान में कोई एक ऐसी आ गई दिन आ गया कि जनाब हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया जुमे वाले दिन और हमने कहा यार अब क्या करना है, हफ्ते वाले दिन नया चैप्टर शुरू करके, तो हमने हफ्ते वाले दिन इसको कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि इस तरीके की कहानी होगी। चलें जी, थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।